नमस्कार दोस्तों, परिचय तो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित एमसीक्यूज के माध्यम से हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को बार बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी मददगार साबित होंगे। चाहे DEET टीजीटी पीजीटी हिंदी परीक्षा हो, एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि EMRS की परीक्षा या फिर केवीएस की परीक्षा या एनवीएस की परीक्षा, कोई भी परीक्षा हो किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी परीक्षा, सभी परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल प्रश्न रहेंगे। इन्हीं प्रश्नों में से, इन्हीं तथ्यों में से प्रश्नों को बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करते हुए अपनी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और वीडियो पसंद आए तो भी प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए चले आप, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 हमारा है, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु का केंद्र बनाया है? तो विषय वस्तु बनाया है किसमें? अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को किस कहानी के अंतर्गत विषय वस्तु बनाया गया है, ये आपको बताना है। तो ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली या फिर दृष्टि दोष? तो सही आंसर होगा हमारा ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। ग्रामोफोन का रिकॉर्ड जैनेन्द्र जी की कहानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसकी कहानी है? जैनेन्द्र जी की, जो कि मनोविश्लेषणवादी कहानीकार के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। मनोविश्लेषणवाद में आते हैं ये, मनोविश्लेषणवादी लेखक हुए हैं। ये कहानी के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध कहानियां लिखी है इन्होंने, जैसे कि फांसी भी इनकी काफी प्रसिद्ध कहानी है। वातायन, इसके अलावा जो है एक रात, वाजिब, और जो है दो चिड़िया, ये सभी कहानियां जो है जैनेन्द्र जी की है। काफी प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं। 1971 में जो है इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजित किया गया, और 1979 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। साहित्य अकादमी। सभी तथ्य आपको इनसे संबंधित ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं। सुनीता त्यागपत्र और सुखदा नामक इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास भी रहे हैं, काफी प्रसिद्ध उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनसे संबंधित और अन्य तथ्य हम और दूसरे प्रश्नों के माध्यम से इनसे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, सभी जो है बार बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 36। भाई, सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ हम अधिक से अधिक तथ्यों को बार बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 36 में पूछा गया है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नामक जो आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा, ये शांति प्रिय द्विवेदी जी का है, नंदुलारे वाजपेयी का है, नेमीचंद्र जैन का है, या शिवदान सिंह चौहान का? सही आंसर होगा हमारा नंदुलारे वाजपेयी। और आपको अंत में अपना स्कोर भी बताना है, आपके कितने परसेंट सही हो रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 37। आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक ने सिद्धांत का नाम बताइए। शंकुक का जो सिद्धांत है, रस सूत्र के 4 व्याख्याता हुए हैं। बाद में रस के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि जी माने जाते हैं। बाद में जो है भट्ट नायक, भट्ट लोलट, इसके अलावा अभिनव गुप्त, और जो है आचार्य शंकुक, ये सभी जो है रस के व्याख्याता हुए हैं। इन्होंने अपना अपना सिद्धांत दिया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा अनुमितिवाद। अनुमितिवाद जो है शंकुक जी का सिद्धांत का नाम है। भोगवाद जो है भट्टनायक जी का है। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का है। आरोपवाद जो है भट्टलोलट जी का है। आरोपवाद, या फिर इसको उत्पत्तिवाद भी कह सकते हो, उत्पत्तिवाद। और पटनायक जी का है भोगवाद या फिर भुक्तिवाद। इस प्रकार आपको ये सभी ध्यान रखने हैं। शंकुक ने चिंतन तुरंग न्याय दिया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 38। भंवर गीत किसकी रचना है? भंवर गीत सूरदास की रचना है, नंददास की रचना है, चतुर्भुज दास की है, या फिर कृष्णदास जी की है? तो सभी के सभी ये अष्टछाप के कवि हुए हैं।
ये आपको पता ही है। अष्टछाप के 8 कवि हुए हैं, जिसमें 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे हैं और 4 विठलनाथ जी के शिष्य रहे हैं। तो सही आंसर होगा हमारा भंवर गीत में जो है, जो विठलनाथ जी के सबसे छोटे शिष्य रहे, कनिष्ठ भी माने जाते हैं, कनिष्ठ सबसे छोटे रहे हैं ये नंददास जी। इनके द्वारा लिखा गया भंवर गीत। और कंफ्यूज नहीं होना है, सूरदास जी की भी एक रचना है भरमर गीत, जिसका नाम है भरमर गीत। भरमर गीत और भंवर गीत में कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का आदि कवि अर्थात हिंदी का प्रथम कवि कौन सा माना गया है? सर्वमान्य तौर पर जो है सरहप्पा जी का नाम आता है हिंदी का आदि कवि, जो कि एक सिद्ध कवि रहे हैं, 8वीं शताब्दी के कवि रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि अलग अलग माना है। स्वयंभू को माना है राम कुमार वर्मा ने, पुष्यदंत को माना है शिव सिंह सेंगर ने, अब्दुल रहमान को माना है हजारी प्रसाद ने। पुष्यदंत को माना है शिव सिंह सेंगर ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्वयंभू को आपको बताइए राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। और सरहप्पा को माना गया है सर्वमान्य तौर पर। और अगर विद्वान का नाम पूछ लिया जाए तो राहुल सांस्कृत्यायन जी का नाम आएगा। राहुल सांस्कृत्यायन। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रभुजी चितहई पुनि चितौ मही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। तो पंक्तियां किस रचनाकार की है ये आपको बताना है। तो तुलसीदास, कबीरदास, दादू दयाल या फिर रहीमदास जी। तो आंसर होगा हमारा तुलसीदास। ये प्रसिद्ध पंक्तियां तुलसीदास जी की है। ध्यान रखना है, पंक्तियों संबंधी भी और कथन संबंधी भी प्रश्न काफी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है 1843, 1900 ईस्वी, 1902 ईस्वी या 1903 ईस्वी। तो आंसर होगा हमारा 1900 ईस्वी। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष रहा। और जो है 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला था 1903 से 1920 तक। तो वैसे सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है शुरुआत द्विवेदी युग के अंतर्गत हो गई थी। यहीं से द्विवेदी युग की शुरुआत भी मानी जाती है सरस्वती पत्रिका से ही। और 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष जी द्वारा इसका संपादन किया गया। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, उद्यंत मार्दंड को प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को जाता है? उद्यंत मार्दंड जो है एक समाचार पत्र रहा है, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय पूछा गया है जैनेन्द्रनाथ बंदोपाध्याय इसका आंसर होगा। और इसका जो पहले संपादन किसने किया था तो ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न से जुड़े हुए को और अन्य तथ्य भी ध्यान रखने हैं आपको, जैसे कि 1826 ईस्वी में इसका पहली बार संपादन किया था किसने? जुगल किशोर ने। और कहाँ से? ध्यान रखना है, कोलकाता से। कोलकाता से इसका जो है संपादन किया गया पहली बार। और कई बार जो है डेट भी पूछ लेते हैं, 23 मई। इसी दिन जो है हिंदी पत्रकारिता का दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा आप इससे संबंधित अगर और याद रख सकते हो तो ये भी पूछा जा सकता है, ये किस वार शुरू किया था? हर जो है मंगलवार को निकलता था। साप्ताहिक रूप से निकाला गया था पहले ये, फिर बाद में मासिक रूप से भी निकाला जाने लगा था। साप्ताहिक रूप से निकलता था मंगलवार के दिन। ये आपको ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं। कई बार उद्यंत मार्तंड का अर्थ भी पूछ लेते हैं, भाई इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है समाचार सूर्य। समाचार सूर्य जो है इसका अर्थ है। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मगही किस देश हिंदी प्रदेश की बोली है। तो मगही जो है बिहार के अंतर्गत बोली जाने वाली बोली है। हिंदी प्रदेश बिहार की बोली है मगही। मगही मैथिली, मगही और भोजपुरी ये सभी बिहार की बोलियां हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं प्रश्न नंबर 44। जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार कौन है। जन्मेजय का नागयज्ञ नामक नाटक जो है किसके द्वारा लिखा गया, ये आपको बताना है। राम कुमार वर्मा का नाटक है, या फिर उपेंद्र नाथ जी का है, या जयशंकर प्रसाद का है, या फिर सेठ गोविंद दास का है। जन्मेजय का नागयज्ञ जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ये आपको ध्यान रखनी है। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया काफी प्रसिद्ध नाटक है। जयशंकर प्रसाद नाटक के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 45। मुकुल नामक कविता संग्रह किस रचनाकार की है। तो महादेवी वर्मा जी की है, माखनलाल चतुर्वेदी की है, रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की है, या सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। मुकुल नामक जो कविता संग्रह है ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रसिद्ध कविताएं रही है। काफी प्रसिद्ध लेखिका हुई है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ये संस्कृत धारा की कवित्री रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 46। कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगी चारु गोराई, ये पंक्ति किसकी है। तो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि मतीराम जी की ये पंक्ति है, ध्यान रखना है। काफी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ए लड़की किसकी रचना है। ए लड़की नामक जो रचना है वो किसकी है, तो आपको बताना है। मैत्री पुष्पा, ममता कालिया, या फिर जो है मनु भंडारी, या कृष्णा शोभती। काफी प्रसिद्ध रचना रही है ए लड़की कृष्णा शोभती जी की, तो ध्यान रखना है कृष्णा शोभती जी की रचना है ये। इसके अलावा ये किस विधा की रचना है, ये भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। ए लड़की जो है कृष्णा शोभती की कहानी विधा की रचना है। और कृष्णा शोभती जी की काफी प्रसिद्ध रचनाएं रही है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। जैसे कि एक सेकेंड भाई, जैसे कि तीन पहाड़, तीन पहाड़ अब प्रकाशित हुआ 1968 ईस्वी में। इसके अलावा आप याद रख सकते हो सूरजमुखी, अंधेरे के, 1972 की कहानी है ये इनकी। जिंदगी नामा काफी प्रसिद्ध रचना है इनकी, जिंदगी नामा, जो कि 1979 में प्रकाशित हुई। ए लड़की नामक जो रचना है ए लड़की 1991 में। इसके अलावा दिलो दानिश भी पूछी जाती है इनकी, दिलो दानिश 1993 में। इसके समय सरगम भी काफी इम्पोर्टेंट है। सभी रचनाएं इनकी काफी प्रसिद्ध है, परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती रही है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। तो बार बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगी। समय सरगम 2000 ईस्वी में। इस प्रकार से जो है आपको ध्यान रखना है इनकी सभी रचनाओं को। इसके अलावा और अन्य ये सभी लेखिकाएं काफी प्रसिद्ध हुई है कहानी के क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में। तो इनके से जुड़े हुए तथ्य भी हम करेंगे और अन्य प्रश्नों के माध्यम से। तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शब्द के संकोच का कथाकार किसे कहा जाता है। तो शब्द के संकोच का कथाकार जो है कहा जाता है इनमें से किस साहित्यकार को, ये आपको बताना है। आंसर क्या होगा। आज्ञे जी, राजेंद्र यादव, अमृत राय, या फिर जैनेंद्र। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा कि अज्ञे को शब्द के संकोच का कथाकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विखंडनावाद के प्रवर्तक कौन है। जॉर्ज दरिदा, लेविस, फुकुयामा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है पाश्चात्य साहित्यकार जॉर्ज दरिदा जो है विखंडनावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने
करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किसके संबंध में है? तो आपको पढ़ने से लग रहा होगा कबीरदास जी के संबंध में है। कबीरदास जी के संबंध में ये कथन नहीं है। ये कथन रामचंद्र शुक्ल ने जो है जयश्री जी के संबंध में कहा है कि हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। जो ये इन्हीं शब्द है यहाँ पर, ये जो है रामचंद्र शुक्ल ने जयश्री जी के बारे में कहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जहां एक स्थान से उच्चारित होने वाले समान वर्णों की आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां एक स्थान से उच्चारित होने वाले समान वर्णों की आवृत्ति होती है वहां हमारा कौन सा अलंकार होता है? एक स्थान से उच्चारित होने वाले समान वर्णों की आवृत्ति, तो ये अनुप्रास अलंकार में होता है, लेकिन यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के भेद दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा श्रुत्वानुस्वार, जो जहाँ पर जो है सुनने में हमारे एक समान वर्ण बार बार आए, तो वहां हमारा श्रुत्व अनुप्रास होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लाटा अनुप्रास में वही पूरी की पूरी जो लाइन है, पूरी पंक्ति है, वो इसी तरह जो है दोबारा से रिपीट हो, मतलब एक दो शब्द ही थोड़े से चेंज हो। वो जो है जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पूत आपका कपूत है, कुपुत्र है, तो उसके लिए भी धन जोड़ने की, संचय मतलब जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अगर कपूत पुत्र है तो जो कि जितना भी धन जोड़ लो आप, वो कहीं ना कहीं बुरे कार्यों में समाप्त कर देगा। और पूत अगर आपका सपूत है तो धन जोड़ने की जो है आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अगर सपूत पुत्र है तो अपने आप ही धन जो है संचय करने का वो कार्य कर लेता है। इस प्रकार से जब एक ही लाइन दो बार रिपीट हो और उनका अर्थ जो है अलग अलग हो थोड़ा सा, तो पूरी की पूरी लाइन रिपीट हो, तो वे वहां पर हमारे लाटा अनुप्रास का उदाहरण होता है। ये हमारा ये ध्यान रखना है। अनुप्रास के जितने भी उदाहरण है उनके हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से सभी को आसानी से समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उजली नगरी चतुर राजा के लेखक कौन है? उजली नगरी चतुर राजा नामक रचना के लेखक कौन है? तो ये आपको ध्यान रखना है, मनु भंडारी जी जो है उजली नगरी चतुर राजा के लेखक मानी गई है। आगे बढ़ते हैं। अनामिका नहीं होगी, पुष्पा भारती, मृदुला गर्ग, इनकी भी रचनाओं को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 53। प्रेमाश्रम उपन्यास में कहाँ के किसानों की कथा वर्णित है? प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया प्रेमाश्रम उपन्यास में जो है कहाँ के किसानों की कथा को वर्णित किया गया है, ये पूछा गया है। मिर्जापुर अवध के किसान, राम बनारस के किसान या अखेरपुर के किसान? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा अवध के किसानों की कथा को वहां पर वर्णित किया गया है प्रेमाश्रम उपन्यास के माध्यम से। प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया ये उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद जी का। उपन्यास के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं। लगभग लगभग 300 प्लस उपन्यास और कहानियों की इन्होंने रचना की है। 15 उपन्यास लिखे हैं इन्होंने, 3 नाटक इन्होंने लिखे हैं। तो काफी हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो है काफी प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में हमें प्रेमचंद जी देखने को मिले हैं। तो इनकी काफी रचनाएं हमें पढ़ने को मिली है। कृषक जीवन से संबंधित जो इन्होंने यहाँ पर रचनाएं लिखी हैं, काफी दिल को गहराइयों से जो है छूने वाली रचनाएं रही हैं। जैसे कि गोदान उपन्यास इनका काफी प्रसिद्ध है, गबन उपन्यास काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा सेवा सदन, रंगभूमि, कर्म भूमि, मंगलसूत्र, सभी रचनाएं इनकी काफी प्रसिद्ध रही है। कहानी के क्षेत्र में देख लो या उपन्यास के क्षेत्र में, कहानी का सम्राट या उपन्यास का सम्राट भी इन्हें कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 54। विश्व साहित्य में जब कभी भारतीय कहानियों की बात होगी तो प्रेमचंद के साथ जैनेंद्र को
जरूर याद किया जाता है। किसको? प्रेमचंद्र के साथ जो है जैनेन्द्र जी को भी याद किया जाता है। प्रेमचंद जी के ही समकालीन साहित्यकार हुए हैं जैनेन्द्र जी। तो शुक्ल ने कहा ये कथन अशोक वाजपेयी जी का कथन है या फिर जो है राजेंद्र यादव जी का कथन है या नामवर सिंह जी का कथन है? तो सही आंसर होगा हमारा नामवर सिंह। नामवर सिंह जी द्वारा ये कथन कहा गया है। विश्व साहित्य में जब कभी भारतीय कहानियों की बात होगी तो प्रेमचंद जी के साथ जैनेन्द्र जी को भी जरूर याद किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55। तपोभूमि उपन्यास ऋषभ चरण जैन ने किसके सहयोग से लिखी? तपोभूमि जो उपन्यास है ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है। ये किसी साहित्यकार के सहयोग से लिखी गई रचना है। जैसे कि खादी और फूल नामक रचना किन दो साहित्यकार की रचना है? बच्चन जी और सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। इसी प्रकार तपोभूमि उपन्यास भी ऋषभ चंद्र जैन और जो है किस अन्य साहित्यकार द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो आंसर होगा हमारा अज्ञे जी द्वारा, राजेंद्र यादव अमृतसर राय या फिर जो है सॉरी भाई अमृत राय या फिर जैनेन्द्र जी। तो आंसर होगा हमारा जैनेन्द्र जी और ऋषभ चंद्र जैन जी द्वारा दोनों के सहयोग से ये उपन्यास लिखा गया ना। उपन्यास का नाम है तपोभूमि। तो सभी प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ने हैं। क्या पता आपके परीक्षा में कौन सा प्रश्न आ जाए, क्योंकि ये प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं भाई। इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही हमने इस सीरीज के अंतर्गत लिया है। तो सभी तथ्यों को आपको बार बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना है। सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। और वीडियो भाई आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करते हुए चले, साथ में कमेंट करके भी अवश्य बताया करें आपको वीडियोस कैसी लगी। कोई भी कमी हो तो भाई आप लिख करके नीचे बता दिया करो, क्योंकि जल्दबाजी में कई बार प्रश्नों का आंसर हमारा गलत भी हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि 100% हमारे सभी प्रश्न सही होते हैं, लेकिन कोशिश करती हूँ 99.99 जो है हमारे लगभग लगभग जो है सभी प्रश्नों का आंसर सही होता है। कभी जल्दबाजी में या फिर जो है थोड़े से लापरवाही जल्दी जल्दी प्रश्नों को पढ़ने के चक्कर में हमारे थोड़ा सा जो है मिस्टेक भी हो जाती है। जैसे कि पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन का हमारा आंसर गलत ही हो गया था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 56% हमारा गृह मंत्रालय से राजभाषा पर केंद्रित कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है? गृह मंत्रालय से राजभाषा पर केंद्रित पत्रिका हमारी जो प्रकाशित होती है उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है राजभाषा भारती। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57। सभी प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने कोशिश की है आपके इस सीरीज के अंतर्गत मैं सभी प्रकार के प्रश्नों को लेकर के आऊं। चाहे भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न हो या फिर हिंदी साहित्य से प्रश्न संबंधित प्रश्न हो, काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न हो, काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान, हिंदी व्याकरण या फिर हिंदी शिक्षण इन क्वेश्चनों को भी हम जो है सीरीज के अंतर्गत लाने की कोशिश करेंगे। संपूर्ण हिंदी अर्थात संपूर्ण हिंदी संपूर्ण हिंदी से संबंधित प्रश्नों को हम इस सीरीज के अंतर्गत करने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करते हुए चले, ताकि मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। बिल्कुल एक एक प्रश्नों को आपको बिल्कुल जो है इस तरह कराया जाता है जाकि ताकि तथ्यों की आपकी बार बार रिवीजन होती रहे। तो देखते हैं शब्द के संकोच का कथाकार किसे कहा जाता है? ये प्रश्न हम कर चुके हैं। अज्ञे जी को कहा जाता है। जैनेन्द्र की काम प्रेम और परिवार किस विधा की है? जैनेन्द्र की जो रचना है काम, ये प्रेम काम सॉरी भाई जैनेन्द्र की जो रचना है काम प्रेम और परिवार सॉरी काम प्रेम और परिवार जैनेन्द्र जी की ही रचना है। ये किस विधा की रचना है ये आपको बताना है। तो ये एक जो है निबंध संबंधी रचना रही है जैनेन्द्र की। आगे बढ़ते हैं
डॉक्टर ओंकारनाथ त्रिपाठी ने किस काव्य आंदोलन को शुरू किया? डॉक्टर ओंकारनाथ त्रिपाठी जी ने निम्नलिखित में से किस काव्य आंदोलन को शुरू किया है ये आपको बताना है। सहज समकालीन कविता के प्रवर्तक रहे हैं, सहज कविता के प्रवर्तक रहे हैं, कैप्सूल कविता इन्होंने लिखी है या विचार कविता। तो ये आपको बताना है किसके प्रवर्तक माने गए हैं ये। तो सही आंसर होगा हमारा कैप्सूल कविता। कैप्सूल कविता के प्रवर्तक माने गए हैं, जो है काव्य आंदोलन की शुरुआत की गई है कैप्सूल कविता की डॉक्टर ओंकारनाथ त्रिपाठी ने। समकालीन कविता के प्रवर्तक, सहज कविता के प्रवर्तक और विचार कविता के प्रवर्तक आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आंसर दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा आचार्य अलंकार संप्रदाय से सम्मिलित नहीं है? अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित कौन सा जो है आचार्य इनमें से नहीं है, ये आपको बताना है। विश्वनाथ जी या फिर दंडी, भामह, उद्भट। काव्य अलंकार नामक ग्रंथ जो इन्होंने लिखा है, काव्य अलंकार भामा जी ने, और जो है रुद्र जी का ग्रंथ है और दंडी भी जो है अ, का अलंकार संप्रदाय के अलंकार संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं, तीनों के तीनों। माफी चाहूंगी भाई, कई दिनों से तबीयत खराब है, इसलिए मैं आपकी वीडियो भी कम लेकर के आ पा रही हूँ। कुछ दिनों में हम इस सीरीज को रेगुलर करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, दंडी, भामह, रुद्रट ये तीनों के तीनों आचार्य जो है अलंकार संबंधी आचार्य रहे हैं, लेकिन विश्वनाथ जो है रस संबंधी आचार्य, संप्रदाय से संबंधित आचार्य रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधोलिखित पंक्ति में शब्द शक्ति आय जोग सिखावन पांडे प्रेमारती पुरानी लांदे, जो आगे है भाई ये जो बंजारे तांडे, तो ये जो है किस शब्द शक्ति से संबंधित पंक्तियां है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा अभिव्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति से संबंधित है। आंसर आपको यहाँ पर देखने को ही मिल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रतिबद्ध हूँ, संबंध हूँ, आबद्ध हूँ, किस कवि की घोषणा है? ये जो शब्द कहे हैं, किस कवि ने ये घोषणा की है? प्रतिबद्ध हूँ, संबंध हूँ या फिर आबद्ध हूँ। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? निराला द्वारा, नागार्जुन द्वारा, मुक्तिबोध द्वारा या फिर उदय प्रकाश जी द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा नागार्जुन जी के ये शब्द है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दुल्हन गाहू मंगलाचार हम आए हो राजा राम भरतार, ये पद किसने लिखा है? तो दुल्हन काहू मंगलाचार हम आए हो राजा राम भरतार, ये पंक्ति जो है निम्नलिखित में से रामदास की है, रामानंद जी की है, कबीर की है या सूरदास जी की है? तो सही आंसर है हमारा कबीरदास जी की ये पंक्तियां है। आगे बढ़ते हैं। राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नख की परिछाही, तुलसी किस जो ये पंक्ति है तुलसीदास जी द्वारा किस ग्रंथ से ली गई है? तुलसीदास जी द्वारा रचित ये पंक्ति किस ग्रंथ की है, ये आपको बताना है। राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नख को परिछाही, तो ये पंक्ति जो है निम्नलिखित में से इनमें से कवितावली से ली गई है। और कवितावली के किस कांड से ली गई है, ये अगर पूछ लिया जाए तो बाल कांड की ये पंक्तियां है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 65। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस पद्धति पर की? गीत पद्धति, कवित सवैया पद्धति, दोहा चौपाई पद्धति या छप्पय पद्धति? तो सही आंसर है हमारा दोहा चौपाई पद्धति पर जो है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस को किस भाषा में रचा है? तो रामचरितमानस की भाषा पूछी गई है। तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथों को अवधी और जो है ब्रज भाषा, दोनों भाषाओं में लिखे हैं अपने ग्रंथ। तुलसीदास जी ने कुछ ग्रंथ अवधी भाषा में लिखे हैं, कुछ ग्रंथ उन्होंने ब्रज भाषा में लिखे हैं। तो आपको बताना है रामचरितमानस की जो रचना है उन्होंने
अवधी भाषा में की है। और ब्रज भाषा से संबंधित जो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है वो ध्यान रखना है आपको, विनय टीका। इसके अलावा आपको मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया हुआ है कि तुलसीदास जी के जो ग्रंथ है वो अवधी भाषा में लिखे और ब्रज भाषा में लिखे, आप किस प्रकार से पहचान सकते हो। जहां पर जो है वह शब्द दिखाई दे रचना में, जैसे वली शब्द दिखाई दे, वे सभी रचनाएं ब्रज भाषा की है। जैसे कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये सभी रचनाएं इनकी ब्रज भाषा की है और अन्य रचनाएं इनकी अवधी भाषा की है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बरवे रामायण में कितने कांड और कितने छंद है। बरवे रामायण जो रचना है उनमें कितने कांड और कितने छंद है, ये आपको बताना है। तो बरवे रामायण रचना किसकी है, पहले ही आपको ये बताना है। तो ध्यान रखना है, ये ग्रंथ जो है तुलसीदास जी का ही है। एक सेकंड, इसे नहीं चल रही। तुलसीदास जी का ही ग्रंथ है ये बरवे रामायण। ये इनका एक लघु ग्रंथ माना जाता है, ये भी ध्यान रखना है, लघु ग्रंथ रहा है। इसके अलावा इसमें 7 कांड और 69 छंद है, 69 छंद और 7 कांड है इसमें। इसके अलावा आप याद रख सकते हो, इसको लिखने का जो कार्य है तुलसीदास जी ने रहीम के आग्रह पर किया था, ये कहने पर ये ग्रंथ इन्होंने बरवे रामायण की रचना की थी तुलसीदास जी ने। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित रचनाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बीजक, पद्मावत, विनय पत्रिका या मृगावती। इन रचनाओं को हमें जो है सही क्रम के अनुसार हमें लगाना है। तो ध्यान रखना है, सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि बीजक जो रचना है ये कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह है। पहले आएगा, फिर आएगा मृगावती, क्योंकि मृगावती का प्रकाशन वर्ष 1503 माना जाता है। कुतुबन की रचना है ये। और पद्मावत 1540 जो है जयसी जी की रचना है। उसके बाद तुलसीदास जी की रचना विनय पत्रिका आएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हमारा, अपभ्रंश साहित्य का आरंभ, एक सेकंड भाई, अपभ्रंश साहित्य का आरंभ कब से कब तक जारी रहा। तो अपभ्रंश साहित्य का आरंभ हमें बताना है कब से कब तक माना जाता है। 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक जो है अपभ्रंश साहित्य का आरंभ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी शब्द, एक सेकंड भाई, यहाँ पर हमारे आंसर टिक हो रखे हैं। हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है, तो ध्यान रखना है फारसी भाषा का शब्द है हिंदी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, खड़ी बोली का दक्षिण में प्रवेश हुआ 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में या 16वीं शताब्दी में। जो खड़ी बोली का जो दक्षिण भारत में जो प्रवेश माना जाता है वो माना जाता है 14वीं शताब्दी में। आगे बढ़ते हैं, द्विवेदी युग का समय पूछा गया है। द्विवेदी युग का जो समय रहा है वो 1900 से लेकर के 1920 तक माना जाता है। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष से लेकर के और जो है 1920 तक माना गया है द्विवेदी युग का समय। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। वैसे तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार समय सीमा भी अलग अलग बताई गई है, उसके अनुसार हम जो है प्रश्न उत्तरों के माध्यम से ही करने की कोशिश करेंगे कि किस विद्वान ने किस काल का समय क्या बताया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। बांगरू, कन्नौजी, अवधी या फिर तेलुगु। यहाँ पर अवधि गलत लिखा गया है भाई, ये अवधि है समय का, समय बताता है ये इस प्रकार से जो अवधि लिखा जाता है। भाषा की जो अवधि है ये इस प्रकार से लिखी जाती है, अर्थात भाषा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक की वजह से गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सी बोली अथवा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो हिंदी के अंतर्गत इनमें से कौन सी बोली नहीं आती, सही आंसर हो जाएगा हमारा बांगरू, क्योंकि ये एक बोली है हरियाणवी की। हरियाणवी जो हिंदी है उसकी बोली है जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है हरियाणवी। और कन्नौजी भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी। अवधी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। मध्यकाल में मुसलमानों में
प्रचलित अरबी फारसी शब्दों से मिश्रित कविता की भाषा बताइए। रेखता, दक्कनी, बाघा या ए और बी दोनों सही है, तो आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा रेखता। रेखता मुसलमानों में प्रचलित अरबी शब्दों से मिश्रित कविता की भाषा मानी जाती है। आगे बढ़ती है। सॉरी भाई, माफी चाहूंगी। दक्कनी हिंदी को उत्तरी भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो दक्कनी हिंदी को उत्तरी भारत में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से शायर वली दक्कनी को माना जाता है। दक्कनी हिंदी को कितनी दक्कनी हिंदी सॉरी भाई खड़ी बोली की कितनी शैलियां हैं? खड़ी बोली की जो शैलियां बताई गई है वो 3 शैलियां मानी जाती हैं। सॉरी भाई, इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा 4 शैलियां बताई जाती है इसमें खड़ी बोली की। कौन कौन सी ये भी आप देख सकते हो। एक है हमारी मानक हिंदी। मानक हिंदी भी आती है इसके अंतर्गत। उर्दू भी आती है और साथ ही जो है दक्कनी भी आती है। इसके अलावा रेखता भी खड़ी बोली की ही शैली मानी जाती है। 1, 2, 3 और 4 ये सभी शैलियां खड़ी बोली हिंदी के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न नंबर 77। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सही आंसर क्या होगा हमारा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा सरस्वती पत्रिका। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित हिंदी में भाषाविदों और उनके ग्रंथों के साथ हमें सम्मिलित करने हैं। शायद ये प्रश्न हम कर चुके हैं। जैसे हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरी दास। अच्छा अच्छा, इस प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित हिंदी में भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सम्मिलित नहीं है। एक तथ्य यहाँ पर गलत दिया गया है, हमें वो बताना है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? कौन सा जो है भाषाविद किस ग्रंथ के लेखककार नहीं माना जाता, तो ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं एक एक करके। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के लेखक किशोरीदास वाजपेयी है। सही आंसर है हमारा बिल्कुल। हिंदी का इन्होंने व्याकरण ग्रंथ लिखा है किशोरीदास वाजपेयी ने। हिंदी का पाणिनि भी इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी जी रहे हैं। बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी जी की रचना है। हिंदी व्याकरण के रचनाकार कामता प्रसाद गुरु रही है। हिंदी भाषा और समाज राम कुमार वर्मा जी नहीं है भाई, इसका होगा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा, ना कि राम कुमार वर्मा। तो ये आपको ध्यान रखना, आंसर होगा हमारा डी, क्योंकि ये प्रश्न हम मिलान के तौर पर पहले भी कर चुके हैं। तो ध्यान रखना है, नहीं पूछा हुआ है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है। मुंडा किस भाषा परिवार का क्षेत्र है, ये आपको बताना है। तो छोटा नागपुर का क्षेत्र रहा है मुंडा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था इंग्लैंड जाने को लैटिन सेक्शन या फ्रेंच के बदले अंग्रेजी सीखनी चाहिए, वैसे ही भारत में आने वालों को अरबी या संस्कृत के बदले हिंदुस्तानी सीखनी चाहिए? ये कथन जो है टॉम्स रोबक का रहा है। कथन संबंधी भी काफी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लेते हैं। आम बोलचाल की महाभाषा किसने कहा? आम बोलचाल की महाभाषा किसने नाम दिया है? तो आम बोलचाल की महाभाषा कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आम बोलचाल की महाभाषा, जॉर्ज ग्रियर्सन जी का ये कथन है आम बोलचाल की महाभाषा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। यह प्रस्ताव किसने पारित किया कि प्रतिवर्ष छह छह दक्षिण भारतीय युवक हिंदी सीखने को प्रयाग भेजे तथा 6 उत्तर भारतीय युवक को दक्षिणी भाषाएं सीखने दक्षिण भारत में भेजा जाए? तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है?
कि प्रतिवर्ष जो है 6 भारतीय युवक को, दक्षिणी भारतीय युवक को जो है सीखने को प्रयाग भेजा जाए, हिंदी सीखने के लिए प्रयाग भेजा जाए, और उत्तरी भारतीय युवक को ही दक्षिणी भाषाएं सीखने के लिए दक्षिण भेजा जाए। ये कथन कहा है महात्मा गांधी जी द्वारा कि प्रस्ताव पारित किया जाए कि प्रत्येक वर्ष 6 दक्षिण जो भारतीय युवक है उनको हिंदी सीखने के लिए प्रयाग में भेजा जाए। कहाँ पर? प्रयाग भेजा जाए। और 6 उत्तर भारतीय युवकों को दक्षिण भाषाएं सीखने के लिए दक्षिण भारत भेजा जाए। तो महात्मा गांधी जी द्वारा ये कथन कहा गया। वर्धा राष्ट्रभाषा प्रचार कब स्थापित किया गया? तो ये आपको बताना है। समय रहा है 1936, और ये भी महात्मा गांधी जी द्वारा ही जो है स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही युग्म चुनिए। एक तरफ यहाँ पर दिए गए हैं वही कुछ कथन, तो वे हमें बताने हैं। सही कथन कौन कौन से हैं? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन द्वारा की गई, बिल्कुल सही कथन है ये। सनातन धर्म भाषा की स्थापना 1895 में पंडित दीनदयाल शर्मा द्वारा की गई, ये कथन भी बिल्कुल सही है। मद्रास में 1927 ईस्वी में राष्ट्र भाषा प्रचार सभा स्थापित किया गया, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। सभी कथन हमारे सही है, तो ये ध्यान रखने हैं, परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 85, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडियार में रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अरूप का कवि किसे कहा जाता है? अपरूप का कवि जो है, इनमें से किस कवि को कहा जाता है? विद्यापति का नाम है, अमीर खुसरो जी का है, चंद बरताई का है, नरपति नाल्य। तो आंसर हो जाएगा हमारा विद्यापति। विद्यापति को काफी उपाधियां प्राप्त हुई है, अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। कवि कंठाभरण, अभिनव जयदेव आदि नामों से भी इन्हें जाना जाता है। अपरूप का कवि भी इन्हें कहा गया है, तो ध्यान रखना है। हाचरज देखे सुने विस्मय बाढ़त चित पंक्ति है, तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति जो है भिखारी दास जी द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आंसर होगा हमारा ए, भिखारी दास। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदू शब्द का हिंदू शब्द का जो प्रथम प्रयोग है किस कीर्ति में मिलता है? भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग निम्नलिखित में से जफरनामा में मिलता है, खालिक बारी में मिलता है, निश्चित चूर्णी में मिलता है, या हिंदुक में मिलता है? तो आंसर होगा हमारा सी, निश्चित चूर्णी। तो ये है भोलानाथ तिवारी के अनुसार। कोई भी प्रश्न डाला जा सकता है, ध्यान रखना है। थोड़े डेप्थ प्रश्नों को भी हम कर रहे हैं। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले इनमें से विद्वान कौन रहे हैं? आंसर हो जाएगा हमारा, इनमें से जो है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी एक विद्वान ने कहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, और साथ ही राहुल संस्कृत जी का नाम आएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यहाँ पर जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का नाम नहीं है, तो आंसर आप राहुल संस्कृतायन लगाओगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने को कौटुंबिक कवि मात्र कहने वाला कवि कौन है? अपने को कौटुंबिक कवि मात्र कहने वाला जो कवि है इनमें से कौन है, ये आपको बताना है। हरियोत जी है, मैथिली शरण गुप्त जी है, प्रसाद जी है, या निराला? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी जो है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। छप्पे छंद किस रासोकार का प्रिय छंद माना जाता है? जो छप्पे छंद है इनमें से किस रासोकार का प्रिय छंद माना गया है? रासो ग्रंथ लिखने वाले किस लेखक का जो प्रिय छंद रहा है वो छप्पे छंद है? तो आप सभी को पता है, चंद बरताई का जो प्रिय छंद है वो छप्पे छंद है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 92, आचार्य विश्वनाथ ने
निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय प्रबंध प्रस्तुत किया गया है। रसगंधा, रस रहस्य, साहित्यिक दर्पण या काव्य शास्त्र। तो सही आंसर क्या होगा? विश्वनाथ ने जो है किस ग्रंथ की रचना की है ये आपको बताना है। काव्य शास्त्रीय प्रबंध प्रस्तुत किया है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण जो है इनका काफी प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है विश्वनाथ जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को किसी विद्वान ने प्रमाणिक माना है, किसी ने अर्थ प्रमाणिक माना है, तो किसी ने अप्रमाणिक माना है। तो यहाँ पर अर्थ प्रमाणिक मानने वाले ग्रंथकार का नाम पूछा गया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को अर्थ प्रमाणिक ग्रंथ माना, अर्थात आधा इसे काल्पनिक माना तो आधा इसे ऐतिहासिक माना। इसके साथ ही सुनीति कुमार चटर्जी का भी नाम आता है। सुनीति कुमार इसके साथ ही जो है मुनि जी विजय का भी नाम आएगा। तो इन्होंने जो है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को अर्थ प्रमाणिक माना है। साथ ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, तीनों का नाम याद रखना है। रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है, भाई ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 94। कौन सा युगम असंगत है? राजा निर्वंशिया कमलेश्वर जी की रचना है, मंत्र प्रेमचंद जी की रचना है, तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, परिंदे उपेंद्र नाथ रस की रचना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि परिंदे जो रचना है वो निर्मल वर्मा जी की है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और ये तीनों रचनाएं हमारी बिल्कुल सही है। रचनाकार राजा निर्वंशी या कमलेश्वर, मंत्र प्रेमचंद, तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु जी की ये कहानी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। शर्बु नरक ठिकाना नाही किस कवि की रचना है? श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी या फिर नाथूराम शर्मा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का महावीर प्रसाद द्विवेदी। सब सबहु नरक ठिकाना नाहे जो ये रचना है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 96। हिंदी साहित्य। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है भाई, एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। सरबो नहीं है, ये सरगो नरक ठिकाना नहीं है। एक सरगो, तो ये ध्यान रखना आपको। नरक ठिकाना नहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्ति है ये। और महावीर प्रसाद द्विवेदी, सॉरी भाई, इन्होंने जो है किस नाम से ये रचना लिखी थी, ध्यान रखना है। कल्लू अलहेत, कल्लू अलहेत नाम से जो है इन्होंने ये रचना लिखी थी। तो इसमें इन्होंने शहरी सभ्यता का अंधा अनुकरण करने वाले व्यक्तियों पर जो है व्यंग्य कसा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक ग्रंथ किसका है? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक ग्रंथ डॉक्टर नगेंद्र का है, गणपति चंद्र गुप्त का है, श्याम सुंदर दास का है, या इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। तो गणपति चंद्र जी का काफी प्रसिद्ध ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि 1565 में प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद रचित किसने माना? तो सुख सुख संवाद द्वारा रचित ग्रंथ जो है हजारी प्रसाद जी ने माना। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस छायावादी कवि नहीं संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है? किस छायावादी कवि ने, सॉरी भाई पर आएगा, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है? तो ये आपको बताना है, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सबसे ज्यादा प्रयोग किया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें से जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सही आंसर होगा हमारा
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे बढ़ते हैं। भारत में संस्कृत माँ, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी। किस विद्वान का कथन है? तो भारत में जो है संस्कृत को माँ का दर्जा दिया गया है, हिंदी को बहुरानी और जो है अंग्रेजी को नौकरानी कहने वाले विद्वान फादर कामिल गुल माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी सॉरी भाई जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कौन है? जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कृष्णा शोभती, शिवानी मृदुलागर या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है हमारा कृष्णा शोभती। जिंदगी नामा जो है उपन्यास के लेखिका कृष्णा शोभती जी है। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन में और कृष्णा शोभती जी के काफी प्रसिद्ध रचनाएं देखी थी उपन्यास संबंधी और अन्य उपन्यास इनको जो भी बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मित्रों मरजानी, इसके अलावा सूरजमुखी अंधेरे के, इसके अलावा आप याद रख सकते हो जिंदगी नामा, इसके अलावा आप याद रख सकते हो दिलो दानिश, दिलो दानिश। समय सरगम भी इनका काफी प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। इन रचनाओं को आप बार बार रिवाइज कर सकते हो, परीक्षाओं में पूछी जाती है। कृष्णा शोभती जी से संबंधित और अन्य भी काफी रचनाएं हैं कृष्णा शोभती की, परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है। प्रश्न उत्तरों के माध्यम से हम बार बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई आपको तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करो ताकि नेक्स्ट क्लास बनाने का मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और साथ में कमेंट करके भी अवश्य बताया करो कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।